सुखबीर सिंधु सुखबीर सिंधु आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुखबीर सिंधु आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुखबीर सिंधु आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद सुखबीर सिंधु, जिंदाबाद सुखबीर सिंधु, जिंदाबाद सुखबीर सिंधु आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुखबीर सिंधु आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुखबीर सिंधु आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुखबीर सिंधु हम तुम्हारे साथ हैं। सुखबीर सिंधु जिंदाबाद। थाने मारो गोल लगा गर्मी में गाड़ियां। मंडी में जितने भी साथी और भाई बैठे हैं सभी से अनुरोध है कि वो इधर आए। भाई दीपेंद्र सांसद हुड्डा जी, सांसद जयप्रकाश, कांग्रेस पार्टी सभी साथियों से अनुरोध है कि वो आगे आते रहें और अपनी कुर्सियों पर अपना स्थान ग्रहण करें। सभी साथियों से अनुरोध है कि वो कुर्सियों पर चले। यहाँ स्टेज के आगे में बिठाना सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। और कुर्सियां बता लो सारे। दीपेंद्र जी को आमंत्रित करता हूँ। संविधान के रक्षक, जन संविधान का आंदोलन लेकर चलने वाले हम सबके बड़े भाई जननायक दलित पिछड़े किसानों की आवाज दीपेंद्र हुड्डा जी।
बीच में हमारे हरियाणा के राजनीति में संघर्ष के प्रतीक के रूप में जाने वाले और आपके सांसद जिनको आशीर्वाद देकर आपने दिल्ली जिनकी जिम्मेदारी लगाई है आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आदरणीय जयप्रकाश जी, हमारे आज कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ नेतागण, मारनौल क्षेत्र से जो सभी साथी जिन्होंने आज मिलजुल कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया है, उससे पहले हमारे जो अभी मंच संचालन कर रहे थे, जो AICC के सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं AICC के प्रदीप नरवाल जी, हमारे प्रोफेसर रामनगर शर्मा जी, भाई शशि पेटवाल जी, डॉक्टर पूरम मोर जी, भाई दिनेश शिवराम जी, सुखबीर संधू जी, हमारे भाई प्रोफेसर राजवीर मोर जी, रणदीप चौहान जी, सतीश चेयरमैन जी, कमलेश चौहान जी, रणवीर गोयल जी, हमारे विशेष तौर से हमारे बीच में पहुंची भाई सुरेंद्र पंडाल जी, सुरेश झंडा जी, सत्तू साहब, नरेश खेलवाल जी हमारे विधायक जी, सोमवीर साहब, सोमवीर जय सोमवीर चौहान जी हमारे विधायक जी, भाई वजीर जी, तेज भाई हमारे तेजवीर पुनिया जी, जयवीर खांडा जी, सोनू सिसाई जी, भाई बलराम दांगी जी, अमन जी, अमन डाटा जी, सभी और हमारे विशेष तौर से हमारे बीच में पहुंची एनसीपी जो हमारे इंडिया गठबंधन की एक पार्टी है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उनकी तरफ से भी हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम का समर्थन किया गया, उनका धन्यवाद करते हैं। हमारी बहन सोनिया गोविंद जी और हमारे सभी साथी, किसी का नाम रह भी गया हो लेकिन आप सब लाखों हल्के के कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, पिता तुल्य बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं बहनें, आज 10 साल बीजेपी की सरकार, 10 साल इस बीजेपी की सरकार ने हरियाणा को विकास और खुशहाली की पटरी से उतार दिया। तो 10 साल की सरकार के बाद बीजेपी की सरकार से इन 10 साल का हिसाब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। आज से 10 दिन पहले कार्यक्रम ने अभियान शुरू किया, हरियाणा मांगे हिसाब, और 15 सवाल बीजेपी की सरकार के लिए हमने जारी किए कि इन 15 सवालों का जवाब दो। लेकिन एक भी सवाल का जवाब देने की बजाय बीजेपी की तरफ से जवाब आया कि हम हिसाब नहीं देंगे, हम तो हिसाब कांग्रेस से ही मांगेंगे, दे देंगे जी, हम तो हिसाब उद्धव साहब से मांगेंगे, हम हिसाब नहीं देंगे। हमने 15 सवाल जारी किए। देश में 10 साल की सरकार के बाद देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज हरियाणा में क्यों है? हरियाणा का नौजवान आज बेरोजगारी की गर्त में, कहीं डिप्रेशन में, कहीं नशे की तरफ, कहीं अपराध की तरफ, कहीं अपना घर बार बेच के धमकी के रास्ते विदेश जाने पे मजबूर क्यों हो रहा है? देश में सबसे ज्यादा अपराध आज हरियाणा में क्यों है? देश में सबसे ज्यादा नशा, पंजाब से भी ज्यादा नशा आज हरियाणा में क्यों आ गया? आज गरीब आदमी की सारी स्कीम्स को बंद करने का काम इस सरकार ने क्यों किया? चाहे 100 गज की प्लॉट की स्कीम हो, चाहे मिड डे मील की स्कीम हो, चाहे पीने के पानी की टंकी टूटी की व्यवस्था की स्कीम हो, चाहे स्कूल के अंदर वजीफे की स्कीम हो, गरीब की सारी स्कीम को बंद करने का काम क्यों किया गया? हर वर्ग को सड़क पर आने पे मजबूर इस सरकार ने क्यों किया? छोटे छोटे बच्चों से लेकर 500 स्कूलों में धरने हुए, 5000 स्कूल बंद कर दिए थे सरकार ने, आपको याद होगा। छोटे से स्कूल के बच्चों से लेकर धरना देना पड़ा पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं क्लास के बच्चों को। आप सोच सकते हो, स्कूल के बच्चों से लेकर और हमारी बेटियों तक, जिनको दिल्ली जंतर मंतर पे धरना देना पड़ा, अपने लिए न्याय मांग रही थी वो बेटियां। क्या कसूर था उन बेटियों का, उन खिलाड़ी बेटियों का, ओलंपिक में हमारा शान बढ़ाने वाली उन बेटियों का? केवल ये कह रही थी कि हमें न्याय दो, लेकिन क्योंकि आरोपी भाजपा के सांसद थे,
FIR तक दर्ज नहीं हुई जब तक सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा उनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटने का काम किया गया। स्कूल के बच्चों से लेकर बेटियों तक, किसान एक साल तक धरने में बैठे, 750 किसानों की जान की कुर्बानी हुई। किसानों से लेकर कर्मचारियों, शिक्षकों और सरपंचों तक, आंगनबाड़ी आशा वर्कर से लेकर आरटी और व्यापारियों तक हर वर्ग को सड़क पे बैठना पड़ा। इन 10 साल में हर वर्ग की अनसुनी हुई, हर वर्ग के साथ अन्याय हुआ, और जब न्याय किसी वर्ग ने मांगा तो उस वर्ग के ऊपर लाठियां बरसाई गई थी, गोलियां बरसाई गई। ऐसी अन्यायी सरकार हरियाणा में क्यों? हर वर्ग को पोर्टलों में, आईडीओ में, कहीं प्रॉपर्टी आईडी, कहीं पहचान पत्र, कहीं पोर्टल। गरीब आदमी को तो सुविधा उसके घर जाके देनी चाहिए, लेकिन गरीब आदमी को उलझा दिया, कागजों में और लाइनों में खड़ा कर दिया इस सरकार ने। गुजरात में ये पोर्टल और आईडी नहीं है, तो हरियाणा के अंदर ये पोर्टल आईडी क्यों लागू हुए और क्यों लूट के खा गए? इतना बड़ा भ्रष्टाचार, एक के बाद एक 50 घोटाले इस सरकार में, हजारों करोड़ के घोटाले, और इतने घोटाले कि बीजेपी जेजेपी की जो सरकार बनी, ये जो सरकार बनी, ये घोटालों के और भ्रष्टाचार के समझौते पे सरकार बनी। आपको पता है, लोगों के साथ विश्वासघात करके सरकार बनी। 5100 बुढ़ापा पेंशन का धोखा देकर ये सरकार बनी, और जब गठबंधन टूटा, समझौते से समझौता तोड़ा है, जो मैंने कहा था सिरसा के अंदर, आपने सुना होगा। इन्होंने समझौते से समझौता तोड़ा, और समझौता तोड़ने के बाद आपने देखा होगा बीजेपी वाले कह रहे हैं दुष्यंत चौटाला के घोटालों की जांच कराएंगे, और दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं बीजेपी के घोटालों के राज बताएंगे। बताओ, दोनों मिलके लूट के एक दूसरे को बता रहे कि वो घोटाला कर गया, वो घोटाला कर गया। दोनों आज ऐसी स्थिति बन गई। ये हम सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल पूछ रहे सरकार से। मैं पूछना चाहता हूँ, ये सरकार से ये सवाल पूछने चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। पूछो। अग्निवीर योजना ले आए, कौशल निगम ले आए, एससी समाज और ओबीसी समाज के बाबा साहब के संविधान में जो हक मिले थे, सरकारी नौकरी का, और सरकारी नौकरी में आरक्षण के हक को समाप्त करने का काम किया। कच्ची नौकरी हरियाणा के नौजवान को देकर शोषण करने का काम किया। 5 साल में केवल 10,000 पक्की भर्ती, और उन 10,000 में भी ज्यादातर हरियाणा के बाहर के नौजवान लगे। बाकी तो सीटी में उलझा दिया, भर्ती घोटालों में उलझा दिया, पेपर लीक घोटालों में उलझा दिया, और यह सरकारी पद समाप्त कर दिए। 2 लाख सरकारी पद ही समाप्त कर दिए। एससी समाज और ओबीसी समाज के अधिकारों को छीनने का काम किया। लेकिन जब से हमने अभियान शुरू किया है, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम हिसाब नहीं देंगे, कह रहे हैं हम तो हिसाब मांगेंगे कांग्रेस से, हम हिसाब नहीं देंगे। आपने देखा होगा, जब से ये अभियान शुरू किया है, इनके बयान आ रहे हैं, चाहे भाजपा के मुख्यमंत्री हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे केंद्रीय गृह मंत्री हो, चाहे इनके इंचार्ज हो, सब आगे कह रहे हैं हिसाब नहीं देंगे। मैं भाजपा वालों को बताना चाहता हूं, जो दिल्ली से आगे कह रहे हैं कि हिसाब नहीं देंगे, ये भाई ये अपने होल्डिंग नीचे कर दो। ये जिनके पास ये तख्ते हैं, तख्ते नीचे रखना। जब चलेंगे आप हमसे पीछे चलना, तब तख्ती आप उठा लेना, कोई दिक्कत नहीं। अभी नीचे रखना। मैं देख लिए सारी आधी लग गई आपकी। जो बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हम हिसाब नहीं देंगे, उनको मैं कहना चाहता हूँ, ये हरियाणा है, ये हरियाणा है प्रधान। ये यहाँ हिसाब हम सीधे हो सकते हैं। हरियाणा का आदमी सीधा है, सच्चा सूता सादा है। हम ठगे भी जाते हैं, लेकिन जब ठगे जाते हैं तो भाई हिसाब भी हम लेते हैं। और आप हिसाब दो, आपको हिसाब देना होगा, आप सवालों का जवाब दो, नहीं तो चुनाव आएगा, आपका हिसाब चुकता कर देंगे। मैं आज कहना चाहता हूँ, आपको याद होगा पिछला जब प्रोग्राम था, मैंने एक बात कही थी, आपको याद होगा, मैंने चुनौती देके एक बात कही थी, जो विश्वासघात कर गए जेजेपी वाले, उनको चुनौती दी थी कि आपने विश्वासघात किया जनता के साथ। अगले चुनाव में हरियाणा की किसी विधानसभा सीट से आपकी जमानत नहीं बचेगी। मैंने कहा था कि नहीं कहा था, नहीं बताया।
आज भी मैं इनको बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ, एक चुनौती उनको दी थी, इनको भी कहना चाहता हूँ, आप हिसाब नहीं दोगे जनता को, जनता हिसाब चुकता करेगी, जनता ये हिसाब देगी। हरियाणा की जनता लोकसभा चुनाव में हरियाणा की जनता ने बीजेपी को किया हाफ, विधानसभा चुनाव में कर देंगे बीजेपी को साफ। ये हिसाब इनको देना पड़ेगा। मैं अभी हम चलेंगे, ज्यादा लंबी बात ना करते हुए, क्योंकि अभी भाषण का नहीं, आज यात्रा का हिसाब मांगने का नारा एक ही लगाएंगे कि भाजपा सरकार हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो, बीजेपी सरकार हिसाब दो, हिसाब दो, हिसाब दो। इस नारे के साथ चलेंगे। जो हमसे आगे चलेगा वो हमारा साथी नहीं है, जो हमारे साथ आया है, इस प्रोग्राम में आया है, वो सभी साथी पीछे चले। ज्यादा लंबा नहीं है, गर्मी है, ज्यादा लंबा का ज्यादा लंबी, और मैं बताऊं 12वें हल्के में आया हूं। मैं तो न्यू मान रहा था कि सबसे लंबी जो है ना यात्रा नारनौल में रखी पाओगी, इनने सबसे छोटी रखी पाई। सारा रोड जाम है जी, भाई मगर अनुशासन से छोटी है में महल्ले बना के दे देंगे जी हम। गरीब दिया जी, तो भाई धीरे धीरे चलेंगे और आप सब पीछे रहना, हमारे से पीछे रहना, हम आगे चलेंगे। जो एक मीडिया की वैन होगी जिसमें एक जो है जीप के ऊपर मीडिया खड़ी दिखाई देगी, हम उसके पीछे होंगे और दूर से आपको दिख जाएगा ये मीडिया की वैन है, आपने उसके पीछे रहना है, पीछे रहना है, पूरा साथ चलना है, आखिर तक चलना है। गर्मी तो नहीं मान जाओगे अपनी, बताओ। ये लड़ाई हरियाणा को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हरियाणा के नौजवान के भविष्य को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे किसान को, मजदूर के सम्मान को बचाने की लड़ाई है, हमारी बेटियों के मान सम्मान को बचाने की लड़ाई है, ये लड़ाई भारत के संविधान, बाबा साहब के संविधान को बचाने की लड़ाई है। मुझसे पूछ रहे थे, दिल्ली से मीडिया वाले आए थे, कह रहे थे इतनी गर्मी में आप यात्रा कर रहे हो, मगर यात्रा कर रहे हैं। रात को 11 बजे कुछ दिन कलासी में भी आपने देखा होगा, और सुबह निकल पड़ते हैं, ये यात्रा कर रहे हैं। एक एक घर में हरियाणा मांगे हिसाब के अभियान को आपको लेके जाना है, हर घर में आप जाना, हर विधानसभा में मैं जाऊंगा। आज समय नहीं है हमारे पास, ये 2 महीने का समय है, 2 महीने का समय आपने देखा होगा। बीजेपी जब से यात्रा शुरू हुई है, बीजेपी हरकत में आ गई, आगे की नहीं आ गई हरकत में, पसीना आ लिया पसीना, बीजेपी हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री जी नायब सिंह जी घोषणाएं शुरू कर दी, वो नायब सिंह जी ने, मैं धन्यवाद करता हूँ। जितनी वो घोषणा कर रहे हैं उससे ये पता चलता है कि इनकी सरकार बिल्कुल फेल थी 10 साल। उनका बयान आया कि हम मुख्यमंत्री के दरवाजे खोले जाएंगे, महीना बचा है, 10 साल से तो बंद थे, खोले जाएंगे, यही बात है ना। फिर बयान आया कि अग्निवीर को हम नौकरी देंगे, यानी कि जो हम कह रहे थे कि अग्निवीर का नौजवान को आप असुरक्षित भविष्य की तरफ मत छोड़ो, तो आज वो भी बात मान ली इनने। फिर कह रहे हैं, आज कह रहे हैं कि भाई हिसार में नायब सिंह जी आए थे, कई किसान गिरफ्तार कर लिए, कई जगह कह रहे हैं कि कई जगह इन्होंने अपनी एजेंसियां भेज दी, कई कांग्रेस के नेताओं घर में, यानी कि जहाँ ये भेज रहे हैं, जहाँ ये एजेंसियां भेज रहे हैं, यूं मानो ये आपकी जीत मान रहे हैं, वहाँ से आपकी जीत मान रहे हैं। हिसाब देना होगा, नहर में पानी क्यों नहीं आ रहा, हिसाब देना होगा। देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी क्यों कर दी, हिसाब देना होगा। नारनौल शहर में पानी क्यों नहीं आ रहा, हिसाब देना होगा। हरियाणा 750 किसानों की जान की कुर्बानी क्यों दी, हिसाब देना होगा। एससी और ओबीसी समाज के बाबा साहब के संविधानों को के अधिकारों को क्यों छीन लिया, सारी सरकारी नौकरी क्यों खत्म कर दी, केवल कच्ची भर्ती हरियाणा में क्यों करी, हिसाब देना होगा भाई, हिसाब तो देना होगा। हमारी बेटियों के साथ अन्याय क्यों हुआ, हिसाब देना होगा। तो ये हिसाब लेने के लिए चलेंगे हम, यहाँ से इस तरह से निकलेंगे भाई, धर्मशाला के बाहर से चलेंगे और बिल्कुल हम आराम से चलेंगे, बात कोई भाई देखो बिल्कुल धीरे धीरे, क्योंकि कई बड़े बुजुर्ग भी हैं, किसी ने भागा दौड़ी नहीं करनी। और नौजवान साथियों, बहुत से नौजवान साथी ये कहते हैं कि भाई
कोई गोली बढ़ता है, कोई फोटो, कोई सेल्फी। जब ये यात्रा खत्म हो जाएगी, पद यात्रा, वहाँ कितनी गोली बढ़ ली हो, कितनी कुश्ती कर ली हो, वहाँ से आना। लेकिन यात्रा में नहीं, यात्रा में बिल्कुल आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे चलेंगे। आप लोग पीछे रहना और हम लोग आगे जाएंगे। अभी पहले सारी लीडरशिप से मैं कहना तो आप चलना शुरू करो। आप सारी यहाँ ये अभी ये बता रहे हैं, ये छोरे ने मना दे बेचारा तुम्हें। ये एक अभी ये बता रहे हैं, एक बात प्रेस वाले सवाल पूछ रहे हैं, दिल्ली वाले प्रेस वाले आए हुए हैं। वो तो मेहनत कर रहे हैं। ये दिल्ली वाले प्रेस वाले आए हुए हैं, ऊपर सारा ये एक बात नहीं जो है मैं तो भाई अनुशासन से चलेंगे। आप लोग सब पीछे रहना। मोहन लगा दीपेंद्र जी मोहन लगा दीपेंद्र जी